शेष बातें थी वो कल हो चुकी, अब थोड़ी थोड़ी बात बचती है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आता है और आसान प्रश्न है, इसलिए मौका है वो तो गलत ना हो। कल हमने अंग और मगध पर बात की थी, जो बच रहे हैं मैं पहले लिख रहा हूँ। काशी, कौशल, वज्जी और मल, फिर है चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अश्मक, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, गांधार, कंबोज। थोड़ा ढंग बदलते हैं पर खैर यहीं से चलते हैं। काशी, काशी की राजधानी या कभी इसका ये नाम, ये भी वाराणसी। मैंने हर जीके की क्लास में जब मैंने प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्र पढ़ाए, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, काशी, कांची, ओदंतपुरी, सोमपुरी, जगदला, तो सारे पढ़े हैं। उसमें इसका भी जिक्र है। दो तरीकों से पढ़ेंगे। पहले तो हम एक चीज और दिमाग में बैठाएं, ये जो ढांचा हम पढ़ रहे हैं, हमें केवल एक ही टाइम को जानने कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका ढांचा कैसा था, आगे नहीं पीछे नहीं। सिलेबस में वो है द्वितीय नगरीकरण जिसको कहा गया। महात्मा बुद्ध के टाइम में इन लोगों की जगह क्या थी, इनके राजा कौन, मेन बात हमारी वही है, और उनकी राजधानी कौन सी। काशी का नाम काशी क्यों, वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों। वरुणा और असी दो नदियों के संगम पर होने के कारण, बीच में होने के कारण इसे वाराणसी कहते हैं। वरुणा और असी दो नदियों के बीच होने के कारण इसे वाराणसी कहते हैं। काशी, काशी शब्द बना है काश्य। काश्य का मतलब होता है भंगवा वस्त्र, गेरुआ वस्त्र, यानी कि काशी बहुत पुराने समय में गेरुए वस्त्रों की राजधानी रहा। वहां सूती वस्त्र गेरुए बनते थे, इसीलिए काश्य से बना काशी। अब ये तो हो गया इसके नाम की चर्चा, और हमें इसके और नाम भी मिलते हैं। केतुमती, सुरंधना, सुदर्शना, ये 3 नाम और भी मिलते हैं। केतुमती, सुरंधना, सुदर्शना, ये 3 नाम इसके और मिलते हैं, ये ध्यान रखना। ज्यादा बात इसमें नहीं है, पर यही एक अलग बात है जो आपकी गाइडों में नहीं है। काश्य से काशी, वरुणा और असी के माध्यम नाम से बना वाराणसी, और केतुमती, सुरुंधना, सुदर्शना, ये इसके और नाम है। कहते हैं काशी पहले अलग राज्य था, बाद में ये किसके अंडर में चला गया, कौशल के। और आपको इस तरह से याद करा दूं, जो आगे चैप्टर पढ़ोगे, बिंबिसार ने कौशल देश की एक लड़की कौशल देवी से विवाह किया और उसको ये गांव दहेज में मिला। आगे पढ़ना है हमें, तो ये याद रखें। काशी बाद में कौशल क्या हो गया, कौशल की अंडर में चली गई, लेकिन 3 नाम अलग हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था, सारनाथ में, इसके पड़ोस में। तुलसीदास आगे चलकर यहीं के रहे। अल बेरूनी भी पढ़ाई करने के लिए, ग्रंथों को पढ़ने के लिए कहाँ गया था, काशी गया। तो ये काशी की बात इतनी। लेकिन अब बात ये, यहाँ आइए, कौशल दिमाग में आते ही एक नाम आता है राजा राम, कौशल देश के राजा राम। लेकिन इसको कुछ यूँ पढ़ना, जो पहले बात है, वर्तमान कौशल जिसकी राजधानी, जिसको आप पढ़ते हो श्रावस्ती। श्रावस्ती वर्तमान में एक जगह का नाम है उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम ये है सेत महेत, वर्तमान में ये जगह है। उत्तर प्रदेश में जो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, जो वर्तमान में कहलाती है सेत महेत, ये याद रखना। और हाँ, कौशल की राजधानी, आप थोड़ा ध्यान रखना, इस कौशल की राजधानियां 2 रहीं, एक तो उत्तरी कौशल और एक था दक्षिणी कौशल। उत्तर और दक्षिण को अलग जो नदी करती थी वो ये सरयू नदी। और आप कई नाम भी पढ़ते हो, साकेत, और साकेत के नाम के साथ आप चलो ये नाम भी याद रखें, जिसको हम एक नाम और भी पढ़ते हैं, अयोध्या। साकेत ही अयोध्या का दूसरा नाम है। लेकिन यहाँ आपको याद क्या रखना, महात्मा बुद्ध के समय राजा राम नहीं थे, वो हो चुके थे पहले। बुद्ध के समय जो राजा यहाँ शासन करता था, ये
कौशल के राजा प्रसेनजीत, जिसको एक नाम से और भी पुकारा जाता है प्रसेनदी, जिसको प्रसेनजीत कहते हैं। और सवाल ये, दो भागों में बंटा हुआ था, उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल। उत्तर की राजधानी तो थी श्रावस्ती और दक्षिण की राजधानी थी कुशावती। ये नाम मुझे एक नया मिला पढ़ने को, ये ध्यान रखनी, इतनी बात याद रखनी। उत्तरी कौशल श्रावस्ती, ये श्रावस्ती वही है जहां महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश यहाँ दिए थे, सर्वाधिक ठहराव उनका यही हुआ। अब बात आती है इनकी, इनमें अगर आपको जानना है तो कुछ अलग तरीके से पढ़ना होगा। कौशल देश का राजा प्रसेनजीत किसके टाइम में? बुद्ध के समकालीन, सिर्फ इतना। और इसका एक नाम और है प्रसेनदी। अब सवाल ये है, वज्जी और मल के बारे में पहला ज्ञान आपको क्या होना चाहिए कि यहाँ राजतंत्र नहीं था, यहाँ गणतंत्र था। वज्जी में कितने राज्य? 8, मल में 2। मल के तो आसानी से याद भी हो जाते हैं, कुशीनारा के मल, पावा के मल। याद हो, बुद्ध ने जहाँ शरीर छोड़ा था, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ और हिरण्या नदी के तट पर उन्होंने शरीर छोड़ा, जो कहाँ पड़ती है? मल्ल देश की राजधानी कुशीनारा, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कस्या नाम की जगह है आज भी। तो ये मल्ल और वज्जी दोनों क्या है? गणतंत्र हैं, गणराज्य हैं, या यूं कहूं गणराज्यों का समूह है। इसमें 8, इसमें मल्ल। अब सवाल ये, नक्शा आप दिमाग में एक रखें, जहां मैंने कल मगध और अंग बनाया था, मगध के ऊपर गंगा नदी और गंगा नदी के ऊपर वज्जी, और ये वज्जी की सीमाएं कहाँ तक जाती है? नेपाल तक जाती है। तो इनकी एक खास बात यह है कि इनके गणतंत्र में, इस गणतंत्र के 3 प्रसिद्ध गणतंत्र थे। एक तो वैशाली के लिच्छवी, वैशाली कहाँ? वर्तमान मुजफ्फरपुर का जो एरिया है वो कहलाता है पुराना वैशाली। एक इनमें कुल और था, आप ये भी याद रखना, इन गणतंत्रों की सत्ता बड़े कुलों के हाथ में थी। कुलों मतलब बहुत सारे परिवारों के हाथ में। और ये याद रखना, इस वज्जी में कुलों में एक कुल तो बहुत प्रसिद्ध था, जो कहाँ का था? वैशाली। दूसरे के बारे में ये आता है कि ज्ञात्रक वंश, और ज्ञात्रक वंश कहाँ? कुंडग्राम, जहाँ उसकी राजधानी, जहाँ बहुत बड़ा नाम है कुंडग्राम। कौन पैदा हुआ था? महावीर स्वामी। और तीसरा है विदेह। ये तीनों किस संघ के सदस्य हैं? विदेह, ज्ञात्रक और वैशाली। किसके? वज्जी के। और विदेह के राजा बहुत प्रसिद्ध हैं, जनक। और ये जनक जहाँ के राजा थे विदेह, मिथिला के विदेह, क्यों पढ़ते हो ना, ये मिथिला नगरी वर्तमान नेपाल में की गई है, उसकी तुलना की वर्तमान में गांव है जनकपुरी गांव, जिसको मिथिला के विदेह नाम से आप पढ़ते हो। तो वज्जी संघ के 3 बड़े राजा, 3 बड़े कुल, वैशाली, ज्ञात्रक, कुंडग्राम की, जिनकी राजधानी कुंडग्राम, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली, और विदेह, मिथिला के विदेह, मिथिला की राजधानी विदेह, और वहाँ का राजा बहुत प्रसिद्ध है जनक, और वर्तमान में उसकी तुलना करी जाती है जनकपुरी से। ये 2 ही हैं, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है, कस्या। और यहाँ आइए, अब यहाँ एक नई बात, बाकी आपने पढ़ा, चेदी। चेदी वर्तमान बुंदेलखंड को कहते थे। आज का जो बुंदेलखंड है वो पुराना चेदी है। महाभारत में इसकी एक राजधानी का उल्लेख आता है, शुक्तिमती। ये याद रखना, शुक्तिमती या सोथीवती, 2 नाम मिलते हैं किसके? चेदी की राजधानी के, शुक्तिमती, सोथीवती। एक बात और, वो अलग है बिल्कुल। कहते हैं चेदी में एक राजा हुए जिनका नाम था उपचर। नहीं याद रखो, इस उपचर के 5 बेटे थे। उनमें एक बेटे का नाम था हथीवत, हथवत नाम था उसका, हथवत। इसी बेटे ने कहते हैं हस्तिनापुर बसाया था। ये इतनी बात है। दोबारा बता दूं, चेदी वर्तमान बुंदेलखंड, शुक्तिमती उसकी राजधानी सोथीवती, उपचर वहाँ एक राजा हुआ जिसका एक बेटा था हथीवत या हथवत, जिसने हस्तिनापुर बसाया। ये याद रखें, इसमें इतनी बात। अब यहाँ आ जाइए, वर्तमान में
इलाहाबाद और बादा जिले, दो जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के। वर्तमान इलाहाबाद और बादा, बादा जिला बहुत प्रसिद्ध है, तुलसीदास पैदा हुए थे राजापुर गांव में, बादा जिले में। इलाहाबाद और बादा जिले और वत्स की राजधानी आप पढ़ते हो कौशाम्बी। ये वही कौशाम्बी है जहां अशोक का एक अभिलेख मिला है, रानी के अभिलेख के नाम से भी जाना गया है। और बुद्ध के काल में वत्स का एक राजा बहुत प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम था उदयन, और उदयन तक तो आपने पढ़ा है, मैं एक नया नाम लिख रहा हूँ। ये उदयन वही है। इसके नाटकों में एक बहुत बड़ा नाटक है, वो ये है स्वप्न वास्तव दत्ता, भास है ना ये नाम इतिहास में। इसके नाटकों का जो नायक है, जो हीरो है, वो यही है उदयन। उदयन की प्रेम कथाएं हैं। वो कहाँ का राजा है? वत्स का। वत्स का उदयन, राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान इलाहाबाद और बादा जिले। अब यहाँ आ जाइए, इन दोनों को इकट्ठा पढ़िए, कुरु और पांचाल। इन पर तो बहुत कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, महाभारत हमने टीवी में सबने देखा है। लेकिन ये ध्यान रखना, कुरु अलग था, पांचाल उसके पड़ोस में अलग। कुरु देश में आते थे वर्तमान दिल्ली, हरियाणा का हिस्सा और मेरठ का हिस्सा, तीनों के बीच की भूमि, और कुरु देश की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ये याद रखना। और इंद्रप्रस्थ ये हो गया कुरुओं का एरिया। कहते हैं ये युधिष्ठिर के परिवार से थे जो यहाँ रहते थे। बाद में भी जो बुद्ध के काल में जो लोग यहाँ रहते थे वो महाभारत काल के एक बड़े नेता युधिष्ठिर के परिवार से थे। लेकिन यहाँ याद ये रखना, बड़ा प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुरु जनपद के लोगों को इस नाम से पुकारा गया, राज शब्दोपजीवी। ये याद है, ये बहुत बड़ा नाम है। राज शब्दोपजीवी मतलब राज करना ही जिनका पेशा है, राज करते हैं वो क्षत्रिय लोग हैं। वो कहाँ? कुरु देश के लोग। अब यहाँ ये पांचाल, पांचाल कहाँ है? दो भागों में बंटा था ये पांचाल, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। और वर्तमान में कहाँ है ये? फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं, ये आपको तीन नाम, ये सारा एरिया मिलकर एक बनाते थे नाम पांचाल, ये याद रखना। और आपको पेपर में क्या उलझाएगा? उत्तरी पांचाल की राजधानी तो रही अही छत्रपुर, ये हमारे राजस्थान वाला अही छत्रपुर नहीं है, नागौर, ये उत्तर प्रदेश का है। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी है काम्पिल्य। काम्पिल्य से मतलब ये है बरेली, बदायूं। ये इतनी चीजें आपको रटनी है, इसमें मैं जो बोल दूं चाहे आप किताब पढ़ लें। यही है कि वर्तमान में वो कहाँ है, उस समय उनके राजा कौन थे, और ये इनकी राजधानियां क्या हैं। अब यहाँ पांचाल हो गया, और उसके बाद हमारे पास एक नाम था अश्मक। और आपको पहले ये लाइन जानिए कि पूरे 16 महाजनपदों में एकमात्र ऐसा जनपद है जो दक्षिण में था, बाकी सारे उत्तर में थे। और वो जो दक्षिण में था वो गोदावरी नदी के तट पर था। आर्यभट्ट कहते हैं वहीं पैदा हुए थे। हम ये पढ़ते हैं कि आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुर में हुआ, लेकिन वो कुसुमपुर जरूर पटना का नाम है, पाटलिपुत्र का, लेकिन उनका जन्म 476 ईस्वी में अश्मक जनपद में हुआ, ऐसा माना जाता है। हाँ, उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना, आर्यभट्टियम की रचना उन्होंने पाटलिपुत्र में करी है, जिसकी राजधानी है पोटल। ये नाम आता है पोतन या पोटल, कहाँ की? अश्मक। और उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम है शूरसेन। एक बात याद रखना, यूनानी लेखक शूरसेन, शूरसेन दिमाग में आते ही आना चाहिए मथुरा। कृष्ण जहाँ के राजा थे, और यूनानी लोग शूरसेन का नाम कुछ और लेते हैं, सोर सेनोई, मेथोरा, दो नामों से पुकारते हैं इस मथुरा को, मेथोरा और सोर सेनोई। तो शूरसेन की राजधानी मथुरा। कृष्ण जहाँ के राजा थे, कृष्ण कौन से वंश के थे? यादव। और ये याद रखनी है बात। और अगली बात ये, थोड़ा और जोड़ दूं, अश्मक, शूरसेन, मत्स्य। मत्स्य पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कहाँ कहाँ का एरिया था? राजस्थान, जयपुर, जहाँ से अशोक का एक अभिलेख भी मिलता है, जिसको आज आप बैराट कहते हो। बैराट पुराना नाम विराट नगर, जहाँ पांडवों ने अपना समय बिताया था अज्ञातवास का।
विराट राजा के नाम पर उसका नाम पड़ा विराट नगर। मत्स्य जनपद इसलिए कहते हैं, उनके झंडे में मछली होती थी छपी हुई, मीन, इसीलिए उसको मत्स्य जनपद कहते थे। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। कहानी बड़ी है। दुर्योधन को जब पता लगा, उसने हमला कर दिया विराट राजा पर, और कालांतर में उस पर हमला हुआ, वो हारने लगा, तो पांडवों ने उसकी मदद की। इस उपकार स्वरूप वो विराट राजा महाभारत के युद्ध में लड़ता हुआ मरा। और उसने अपनी बेटी का विवाह, उत्तरा का विवाह किससे कर दिया? अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से। ये वही अभिमन्यु है जिसको 6 चक्रों का ज्ञान था और लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया। तो ये मत्स्य जनपद बहुत प्रसिद्ध है। पांडव पुष्कर में भी रहे, सरस्वती नदी के तट पर भी उन्होंने उपासनाएं की, और ये था मत्स्य जनपद, जिसको आप राजस्थान के एकीकरण में भी पढ़ते हो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। याद रखना, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, जिनका के.एम. मुंशी कहते हो, उनकी सिफारिश पर यह नाम उस संघ का रखा गया। अवंती, अवंती का पहले आपको पता हो, अशोक पढ़ते रहे हो, वो अवंती का राजा था, ये उसकी राजधानी। उत्तरी अवंती की राजधानी तो उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। लेकिन ये दोनों कोई एक नाम से कभी पुकारा गया, मालवा। और मालवा को आप कहाँ पढ़ते हो? मध्य प्रदेश में। तो अवंती, अवंती कहाँ? मध्य प्रदेश में। और उसकी राजधानी अवंती की उज्जैनी, लेकिन वो 2 भागों में बटी है। एक की राजधानी उज्जैनी है और दूसरी की राजधानी महिष्मती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अवंती का राजा था बुद्ध के समय प्रद्योत। अभी बहुत कुछ जिक्र आएगा, प्रद्योत का जिक्र आएगा। प्रद्योत कहाँ का राजा? अवंती। ये वही प्रद्योत है जिसकी रोग की चिकित्सा करने के लिए मगध राज बिंबिसार के एक डॉक्टर जीवक ने यहाँ आकर उसका इलाज किया। और जीवक कौन? जो तक्षशिला में पड़ा। हर बात आगे जुड़ेगी। तो यहाँ अवंती हो गया। अब यहाँ है गांधार। अब सवाल ये, हम लोग कुछ लोग गलती से गांधार को वर्तमान क्या मान लेते हैं? गांधार। गलत है। वर्तमान पेशावर व रावलपिंडी का क्षेत्र मिलकर कौन से का निर्माण करता था? ये गांधार। गांधार देश की थी वो गांधारी, तो यहीं की थी। पेशावर और रावलपिंडी की, जो आप महाभारत में पढ़ते हो, आंखों पे पट्टी बंधी हुई उसके। अब सवाल ये, गांधार शब्द तो लगा ये, इसकी राजधानी ये थी, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और जब तक तक्षशिला पढ़ते हो तो उत्तर दिमाग में क्या आता? रावलपिंडी। जीके में हम पढ़ चुके हैं। रावलपिंडी में 3 टीले मिले हैं, भीर का टीला, सिरकप का टीला, सिरसुख का टीला, जहां से इसके अवशेष मिले तक्षशिला विश्वविद्यालय के। तो गांधार था पेशावर और रावलपिंडी वर्तमान में पाकिस्तान में, उसकी राजधानी तक्षशिला। और ये है गांधार। गांधार देश की भेड़ें बहुत प्रसिद्ध थी। और अब ये एक चीज और, यहाँ पर एक राजा हुआ कभी जिसका नाम था पुक्कू साती, या उसका एक नाम मिलता है पुष्कर सारीन। ये नाम क्यों लिख रहा हूँ? इस व्यक्ति ने मगध के राजा बिंबिसार के दरबार में एक दूत मंडल भेजा था, वो उसका दोस्त था। इतना ये पढ़ना कि गांधार देश के एक राजा पुक्कू साती पुष्कर सारीन ने बिंबिसार के दरबार में एक दूत मंडल भेजा था, उसे अपना मित्र बनाया था। अब ये कंबोज, कंबोज को आप कह तो सकते हो, पुराना नाम तो है उसका कपिशा, या उसको एक नाम और भी दिया जाता है कफीरिस्तान। ये कहाँ पड़ता है एरिया? काबुल से लेकर आगे बढ़ जाओ, अफगानिस्तान की अगली सीमा तक सारा फैला हुआ एरिया इस नाम से जाना है, कपिशा, जिसको नाम दिया गया कंबोज। ये इतना याद रखना, ये इनके नाम हैं जो आपको पढ़ने हैं, और कुछ इसमें विशेष नहीं है। दोबारा दोहरा दूं, जहाँ आप उलझोगे 16 महाजनपद थे, 14 में राजतंत्र, 2 में गणतंत्र। लेकिन जब 2 हैं उनको 10 बना दिया जाता है, तो 8 तो हो गए वज्जी के, 2 हो गए मल्ल के, तो 8 और 2 10, और 14 और 10 24। जिसमें नाम जरूर पढ़ना, बहुत बड़े नाम हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोली, अल्पकल्प के बुली, केसपुत के कलाम, त्रिपिलवन के मोरिये, बड़े नाम आते हैं। मिथिला के विदे, बहुत नाम आते हैं। और उधर पावा, और दूसरा नाम है कुशीनारा के मत, जिनमें पूरे
गणराज्य की सत्ता चलाने के लिए एक परिवार के हाथ में सत्ता नहीं थी, कई परिवारों के हाथ में, लेकिन मुखिया एक होता। याद रहे, वैशाली के लिच्छवी राज्य को चलाने के लिए, या जिस कुल में बुद्ध पैदा हुए थे, 7707 परिवारों के हाथ में सत्ता थी, और जिसमें उनकी बैठकें होती थी, जिसको आज आप संसद कहते हो, वो उनको इस नाम से बुलाते थे, संथागार, जहाँ उनकी बैठकें होती थी। कई में तो 2 संथागार होते थे, जो बड़े गणराज्य होते थे, कईयों में एक होता था। ये याद रखें। अब इस पर ज़्यादा और चर्चा करने की जरूरत नहीं, हम अपने अगले टॉपिक पे निकलते हैं। इसी में से एक है मगध राज्य का उत्कर्ष। लेकिन मगध राज्य के उत्कर्ष में आप ध्यान रखना, जो लोग मेरे को कहते हो, मैं बाद में फिर आपको जाते हुए याद कराना, सिलेबस तो हिंदी में करवा दूंगा। और दूसरी बात ये, आप अब सिलेबस के बीए वाले पार्ट में नजर मारें, यहाँ तो केवल ये लिखा होगा महाजनपद एज एवं बुद्धिज्म जैनिज्म, वो जोड़ा हुआ। लेकिन जब नीचे वाले पार्ट में जाओगे तो आपको लिखा मिलेगा साम्राज्यों का उत्कर्ष, हर्यंक, केवल एक ही रखा हुआ। उसने कहीं शिशुनाग नहीं लिखा, कहीं नंदवंश नहीं लिखा। हर्यंक, मौर्य, गुप्ता, वर्धन, बीच में 2 और लिखे हुए, शुंग और सातवाहन। ये सारे पढ़ने, जो नहीं है मतलब शक नहीं है, कुषाण नहीं है, जो लिखा नहीं है वो नहीं पढ़ना। पीछे पेपर में भी उनसे प्रश्न नहीं आया, तो इसलिए आप इसका टॉपिक का नाम तो यही रखेंगे, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ये टॉपिक आप 0 से समझना, 5 जनपदों से मत जोड़ना, इसे कहानी वहीं से आएगी। लेकिन ये ध्यान रखें, हम बात जो भी करेंगे किसके समय की करेंगे, महात्मा बुद्ध के समय की, कि महात्मा बुद्ध के समय में मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। अब बिल्कुल महाजनपद छोड़ो 0 से, महाजनपद कितने थे, राजतंत्र कितने थे। इन 14 राजतंत्रों में 4 राजतंत्र बहुत शक्तिशाली, जिनमें एक का नाम था अवंती, एक का नाम वत्स, एक का नाम कौशल और एक का नाम मगध। और बुद्ध के समय में इन 4 बड़े राजतंत्रों के राजा कौन थे। अवंती का प्रधोत, अभी हमने नाम लिखा, अवंती का प्रधोत, वत्स का उदयन, कौशल का प्रसेनजीत और मगध का राजा बिंबिसार। ये याद रखें। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो राजा था मगध का, और अगर पूछा जाए बुद्ध का हम उम्र कौन था तो ये थे। लेकिन अगर पूछा जाए कौन 2 लोग बुद्ध के समकालीन थे तो ये 2 आएंगे। हम अजातशत्रु में भी उलझते हैं, याद रखना। अजातशत्रु वो व्यक्ति है जिसके काल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, महावीर स्वामी को भी निर्वाण प्राप्त हुआ था, ये 2 तो सब जानते हो। एक और जोड़ लेना, मक्खलीपुत्र गोशाल को भी निर्वाण प्राप्त हुआ। 3 बड़े लोगों को निर्वाण प्राप्त हुआ था अजातशत्रु के काल में। लेकिन अगर पूछा जाए किन 2 लोगों ने समकालीन होते हुए, क्योंकि जब ये 2 लोग थे, एक तो जब पैदा हुए बुद्ध तब राजा था, एक बुद्ध की उम्र का था, वो प्रसेनजीत था। इसलिए 4 राज्य हमने पढ़ना केवल मगध को है। मगध राज्य का उत्कर्ष किसके निर्देशन में, बिंबिसार। और अब देखो, जब उसने सिलेबस में सीधा लिख ही दिया हर्यंक, तो फिर हम पुराणों के उस विवाद पर चर्चा नहीं करेंगे कि पुराण कहते हैं कि हर्यंक वंश से पहले वहां पर एक और वंश शासन करता था, बृहद्रथ। इसलिए उसने जब लिखा ही नहीं, उसने खुद लिख दिया हर्यंक वंश का राजा। अब जहां से प्रश्न बनेगा, हर्यंक वंश के राजा के नाम के रूप में हम जिसका नाम पढ़ते हैं वो तो ये है बिंबिसार। कहीं ये लिखा है, कहीं ये लिखा है, और यहां तक, अगर ये यहां तक है और ये कम होगा तो फिर ये भी लिखा मिलेगा। वीसी पांडे महोदय कहते हैं कि बिंबिसार जो है 545 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। जो लोग ये लिखते हैं केसी या अन्य गाइडों के लोग, वो यहाँ एक कम कर देते हैं, यहाँ भी एक कम कर देते हैं। कुल मिला के उत्तर क्या, शासन काल तो उतना ही रहा, उधर एक कम कर दिया तो इधर एक कम कर दिया, तो शासन काल तो उतना ही है। और वो शासन काल माना जाता है उनका लगभग इतने वर्ष। ये याद, विवाद तो बहुत है। अब इस कहानी सुनाता हूँ और बड़ी मजेदार है, सुनने की है। और ये आपको लिखा, यहाँ तक आपको नया जोड़ना है जो मैं बोलूँ, बाकी आपको सब मिल जाएगा। मगध में बिंबिसार ने राजवंश की नींव रखी। इसका कई नाम मिलते हैं। एक तो नाम मिलता है भट्टी है, एक नाम इसका मिलता है श्रोणिक। ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपके इतिहास के लिए। श्रोणिक कौन, बिंबिसार। कुणिक कौन, अजातशत्रु। ये एक बहुत बारीक प्रश्न है। तो श्रोणिक कहा गया इसे जैन साहित्य में, बिंबिसार को श्रोणिक। और एक नाम और भी मिलता है जिससे वो बना क्षेत्रोजस।
मैं पहले तो बिंबिसार के नामों पे ही बात करूं। क्षेत्रोजस, श्रोणिक और अजात शत्रु का नाम था कुणिक, ये नाम यही बता दूं। और एक नाम मिलता है इसका भट्टीय, बिंबिसार का। बिंबिसार गद्दी पर बैठा, जिस वंश से वो संबंधित था वो नाम था हर्यंक। कहते हैं बचपन में एक सेनापति था, सैनिक था, इसके पिता ने इसको बड़ी छोटी उम्र में राज्य दे दिया। और इस व्यक्ति ने जब गद्दी पर बैठा तो वो क्या देखता है कि उसका पड़ोसी ये भी है, इसका पड़ोसी ये भी है, और अंग उसका पड़ोसी है। कल हमने बात की कि मगध से पार पड़ता था अंग। तो बिंबिसार के सामने एक समस्या थी कि मैं लड़ाइयाँ करके अपने साम्राज्य को बढ़ाऊं या एक बार सुरक्षित करूं। आपके दिमाग में कोई पिक्चर ना बने, लेकिन एक पिक्चर हमने कल बनाई थी। मगध के ऊपर वज्जी है, इतना पता है, और वज्जी का सबसे बड़ा महान कुल वैशाली का लिच्छवी। अब हुआ क्या, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए जो नीति अपनाई वो लड़ाई की नहीं, विवाह करने की। और यही उसके बारे में पूछा कि उसने विवाह किस किस से किए। ये आपको याद हो गया तो बिंबिसार याद हो गया। 3 तो लोग पढ़ने हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, रुदाई, फिर अनिरुद्ध, मुंडक और नागदाशक, तीनों के इकट्ठे नाम है। तो बिंबिसार ने जिन जिन से विवाह किया वो नाम याद रखना। सबसे पहला विवाह उसने किससे किया? वैशाली की लिच्छवी की कन्या से। वैशाली की राजा थे चेटक और उनकी पुत्री थी चेलना, जिससे बिंबिसार का विवाह हुआ। और याद रखना ये उसने क्यों किया। कहते हैं उसकी राजधानी के बिल्कुल नजदीक पड़ता था वज्जीसन, और वो रात्रि में लूटपाट किया करते थे मगध राज्य के ऊपर। इसलिए उसने इनके साथ लड़ने की बजाय ने दोस्त बनाया लिच्छवियों को, और चेटक की बेटी चेलना के साथ बिंबिसार ने विवाह कर लिया। वैशाली के लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेलना, सीधा क्रम याद रखो। दूसरा विवाह उसका इस देश की राजकुमारी से हुआ, कौशल के राजा महाकौशल की बेटी कौशल देवी। तो ये भी याद रखना आसानी है, सारों में एक नाम भी रिपीट हो रहा है। कौशल देश के राजा महाकौशल, जिसकी बेटी कौशल देवी, जिससे उसने विवाह किया। अब जरा यहाँ एक और बात, अभी हम पढ़ते हैं कि कौशल का राजा कौन था, और हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये यूं पढ़ो, महाकौशल का बेटा ही था प्रसेनजीत, और कौशल देवी इसकी बहन थी। और ये महात्मा बुद्ध के बड़े नजदीकी रिश्तेदारों में से एक था प्रसेनजीत। मध्यम निकाय में महात्मा बुद्ध को कौशल देश का राजकुमार कहा गया। ये बात इसी से प्रूव होती है कि प्रसेनजीत भी उसी वंशों में से था जिस वंशों से कौन थे? बुद्ध। तो ये बात तो हो गई। उसका दूसरा विवाह किससे होता है? कौशल देश के राजा महाकौशल की बेटी कौशल देवी से, जिसका भाई था प्रसेनदी। ये हो गए 2 विवाह। और यहाँ एक नाम और, कौशल देश के साथ इस राजकुमारी से विवाह करने पर उसको एक गांव दहेज में मिला, काशी, और जिसकी वीसी पांडे महोदय के अनुसार 1 लाख रुपए वार्षिक आमदनी होती थी उस काशी गांव से। ये बहुत बड़ा कदम था उसका जो वो प्राप्त कर सका बिंबिसार। तीसरा विवाह उसने किया मद्र देश की राजकुमारी, जो पंजाब के पास पड़ता था, जिसकी नाम था राजकुमारी का खेमा, या कहीं ये भी लिखा क्षेमा, इसी को खेमा कहा गया। यहां से प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान रखना। 3 नाम, वैशाली के राजा लिच्छवी की राजा चेटक की पुत्री चेलना, कौशल के राजा महाकौशल की बेटी कौशल देवी का विवाह किससे? बिंबिसार से, और गांव दहेज में मिला काशी। और एक विवाह उसके बारे में आता है मध्य देश की राजकुमारी खेमा। ये मध्य देश पंजाब के आसपास का एरिया है। और अब ये तो हो गए 3 विवाह, लेकिन जहां ये भी माना जाता है कि उसकी रानियां कितनी मानी गई? 500। इसका मतलब उसने और भी विवाह किए होंगे जिससे उसने अपने राज्य को मजबूत किया होगा। अब एक बड़ी बात, एक लड़ाई भी लड़ी। वो लड़ाई ये कहते हैं बिंबिसार का पहला कदम था साम्राज्य विस्तार में, ये वैवाहिक संबंध। दूसरा तरीका था युद्ध, और युद्ध उसने केवल जिससे किया, किससे? अंगराज्य से। कहते हैं अंगराज्य के राजा ने बिंबिसार के पिता की हत्या की थी और मगध पर अधिकार कर लिया। इसलिए अपना बदला लेने के लिए उसने अंग देश पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। इनकी लड़ाई करके उसने जिसको जीता, किस देश को?
अंग को। और याद रहे, इस एक ग्रंथ के अनुसार, महावग्ग के अनुसार, उसके राज्य में 80,000 गांव थे और उसके राज्य की सीमाएं 300 योजन तक फैली हुई थी। ये याद रखना, फैली हुई थी, ये याद रखनी है बात। ये बिंबिसार का जीवन है। लेकिन अब एक विवाद, वो विवाद तो नहीं है पर वो पढ़ना जरूरी। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म को उसने संरक्षण दिया, पहले तो ये जानना। और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, महात्मा बुद्ध का शिष्य बना। लेकिन प्रश्न ये, उसने बुद्ध की आस्था रखते हुए बुद्ध के संघ को एक चीज दान में दी, जिसको आप ये पढ़ते हो, मैंने अपनी पिछली क्लासों में भी कहा था, जिसको आपकी किताबों में तो लिखा ही है, वेलुवन संघ। लेकिन इसका सही नाम ये है, इसका सही नाम है बांसवाड़ी। बांसवाड़ी का मतलब होता है बांस का वन, बांसों का वन, बांस की लकड़ियों का वन। और इसका वेलुवन नहीं है, इसका सही नाम है वेणुवन। बांसवाड़ी, वेणुवन, और टूटकर शब्द आ गया वेलुवन। ये उसने बुद्ध को दान में दिया, बिंबिसार ने, ये याद रखना। और एक और बात यहाँ, और अगर मैं कहूँ जो अब जिन बातों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ यही पेपर में आने वाली बातें हैं बिंबिसार की, और कुछ नहीं। ये विवाह संबंध बहुत आसान होते हैं, हर किसी को याद होते हैं। तो बुद्ध उसके समकालीन थे। बुद्ध को उसने वेणुवन या वेलुवन या बांसवाड़ी संघ उसने दान में दिया। और जब उसने अंग को जीत लिया था तो उसने एक चंपा का एक ब्राह्मण, जिसका नाम था सोनदंड, जिसको इस गांव की पूरी आमदनी दान में दे दी थी। किसने? बिंबिसार ने। ये क्यों बताया? ये इतनी बात रटने की नहीं है। सवाल ये है, वो खुद किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। लेकिन वो दूसरे धर्मों के प्रति भी समान रूप से उदार था। उसने एक ब्राह्मण को, सोनदंड नाम के ब्राह्मण को, चंपा की पूरी आमदनी सारी की सारी दान में दे दी। यही दो प्रश्न मैं मानता हूँ पेपर में आने लायक, बहुत गहरे हैं। दोबारा दोहरा दूं, बिंबिसार किस वंश से था? हरियन। उसका टाइम एक रख लो कोई भी, मैं तो ये मान के चलता हूँ, हमेशा पेपरों में ही आया भी है, 545 से 493, तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक ही किताब के लेखक ने लिखा है, वीसी पांडे। गद्दी पर बैठा, उसका एक नाम भट्टी है, श्रोणिक क्षेत्रोजस। उस व्यक्ति ने विवाह संबंधों से काम किया, पहले वैशाली के साथ, कौशल के साथ, और एक मध्य प्रदेश। पेपर में यही रख दिए जाते हैं, आगे नाम नहीं रखे जाते। चेलना, कौशल देवी और खेमा। काशी का गांव उसको किससे विवाह से प्राप्त हुआ? किस देश से संबंध बनाने से? कौशल। 1 लाख वार्षिक आमदनी का गांव उसको दहेज में मिला। उसके बाद उसके जीवन का अगला पड़ाव था लड़ाई करके एक को जीतना। पुराना वैमनस्य था, अंगराज्य से जीत लिया और एक गांव की पूरी आमदनी सोनदंड नामक ब्राह्मण को दे दी। और महात्मा बुद्ध को उसने वेलुवन संघ दान में दिया, बांसवाड़ी, वेणुवन जिसे कहते हैं। अब आती ये बात, कहते हैं 493 ईसा पूर्व में अपने भाई देवदत्त के भड़काने पर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। अपने चचेरे भाई के भड़काने पर हत्या कर दी और वो गद्दी पर बैठ गया, जिसका नाम है अजातशत्रु। और अजातशत्रु का टाइम है 493 से 461। अगर मैं आपका टाइम रखूं 492, तो फिर यहाँ भी एक कम हो जाएगा, 460 हो जाएगा। कोई भी एक रख लें, इसलिए ये नहीं सोचें अगर ये मिले तो फिर कहीं गलत नहीं मान लें, गलत वो भी नहीं है, क्योंकि इतने पुराने इतिहास में एक आध वर्ष आगा पीछा हो जाता है। मौर्य काल से पहले के इतिहास पर तो बड़ा लफड़ा है। तो अजातशत्रु गद्दी पर बैठा, जो हमने अब तक पढ़ा इसी में से कुछ निकालो, उत्तर मिल जाएगा। अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा तो कौशल देश का राजा भी उधर बदल गया। अब कौन हो गया राजा? प्रसेनजीत हो गया। उसने कहा कि हमने अपने परिवार की लड़की का विवाह किया था आपसे, और वो लड़की थी कौशल देवी, और हमने आपको गांव दान में दिया। अब वो रिश्ता आपसे नहीं है, आपने अपने पिता को मार दिया है। तो उन्होंने काशी वापस छीन लिया। जब काशी वापस छीन लिया तो अजातशत्रु के तो नाक पर बनाई। तो अजातशत्रु ने क्या किया? कौशल देश पर आक्रमण कर दिया। फिर कौन? संधि हो गई दोनों में, कोई नहीं हारा कोई नहीं जीता। कहते हैं प्रसेनजीत ने ना केवल संधि की, बल्कि अब अपनी बेटी का विवाह उसने अजातशत्रु से कर दिया, जिसका नाम था वजीरा,
ये याद रखना। और वापिस काशी गांव अब दहेज में दिया गया, 2 बार दिया गया। एक बार किसे? बिंबिसार को। दूसरी बार किसे? अजातशत्रु। दोनों ही बार अलग अलग। एक बार किस कन्या के विवाह पर? कौशल देव। दूसरी बार किस कन्या के विवाह पर? वजीराव। और दोनों हो गए मित्र। एक घटना तो ये घटी। दूसरी घटना इसके साथ कहते हैं वैशाली। वैशाली के साथ संघर्ष के 2 कारण मिलते हैं, दोनों को गौर से सुनना। एक कारण तो कहानी, कहते हैं चेलेना से 2 बेटे पैदा हुए थे बिंबिसार को, जिनका नाम था हल और बेहल। ये तो कहानी। उन दोनों को बिंबिसार ने अपने जीवन की 2 कीमती वस्तुएं दे रखी थी। हल को तो दे रखा था अपना सबसे प्रिय हाथी सेचनक, सेचनक, और एक को दे रखी थी सबसे अपनी कीमती मणियों की माला, मुक्तक माला। जब बिंबिसार मर गया तो अजातशत्रु ने उन दोनों लड़कों से वो दोनों चीजें मांगी कि मेरे पिता की निशानी है, मुझे दे दो। ये दोनों देने की बजाय अपने नाना के पास चले गए। कहाँ? चेटक के पास। इसने उन पर आक्रमण कर दिया और फिर दोनों में संधि हुई। वैशाली हार गया, अजातशत्रु जीत गया। लेकिन अब ये बात अधूरी है। एक कारण जो मुझे लगा वो ठीक वो ये है, कहते हैं अजातशत्रु के काल में वैशाली के लिच्छवियों ने जो संबंध बनाया था बिंबिसार से, वो टूट गया। वो तो मर गया, इसने अपने पिता को मार दिया। तो कहते हैं इनकी सीमा के ऊपर गंगा नदी के तट पर एक रत्नों की खान थी, और वो खान जब बिंबिसार के साथ चेलेना का विवाह हुआ था तो उसका ये माना तय हुआ था कि हम आधा आधा प्रयोग करें, इसका लाभ जितना भी होगा आधा आपका आधा हमारा। लेकिन जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठा तो उन्होंने अपना आधा हिस्सा हमारे वाला हमें देना बंद कर दिया और सारा हिस्सा उन्होंने रख लिया। इससे अजातशत्रु नाराज हो गया और अजातशत्रु ने उन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन अजातशत्रु से हरा नहीं सकता था, वो संघ बहुत मजबूत था, बड़े राजा जुड़े हुए थे। तो अजातशत्रु का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था वत्सकार, ये नाम याद रखना। वत्सकार बड़ा बड़ा प्रश्न है, ये IAS लेवल तक आया हुआ है कि अजातशत्रु को वैशाली की विजय में किसने उसको सहयोग किया? वत्सकार, जो उसका मंत्री था। और इस वत्सकार ने किया क्या? वज्जी संघ में फूट डाल दी। उसने ये कहा कि अगर ये वज्जी संघ 8 राज्य एक रहे तो हम इसे जीत नहीं पाएंगे, इनको लड़ा दो। उस वत्सकार ने इनको लड़ा दिया और इस तरह से अजातशत्रु की विजय हुई। लेकिन अब एक और बारीक प्रश्न, कहते हैं इतिहास में पहली बार अजातशत्रु ने इस लड़ाई में 2 बड़े हथियारों का प्रयोग किया, रथमूसल और महाशिला कंटक। ये भी बहुत बड़े प्रश्न। तो वो कहानी कोई प्रश्न नहीं रखती जो हम बेसिक सुनते हैं, ये है प्रश्न। पहली बार ये रथमूसल और शिलाकंटक है क्या? शिलाकंटक तो वह बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाला एक हथियार जिससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जा सकते। रथमूसल वो है एक बड़ा सा एक गदा, कांटे लगे हुए, वो रथ के साथ बांधी जाती, और जब रथ चलता था तो बड़ी जोर से हिलते थे, जो भी उसकी चपेट में आया वो गिर जाता, फिर उठता नहीं था। 2 बड़े हथियार, रथमूसल और शिलाकंटक, जिसका प्रयोग अजातशत्रु ने किसके खिलाफ किया? ये भी लिखा मिले तो भी उत्तर सही है, वज्जी संघ मिले तो भी उत्तर सही है। तो ये अजातशत्रु ने काम किए, 2 विजय की। और इस तरह से उसने जब अपने उसके जीवन की बड़ी घटनाएं मैं बोल चुका हूँ। 3 महान आत्माओं को मृत्यु प्राप्त हुई, बुद्ध, महावीर स्वामी और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मस्करी पुत्र गोशाल या मक्खली पुत्र गोशाल। और एक विवाद और जोड़ दूं, पहले बिना विवाद की बात, कहते हैं अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद एक बौद्ध संगीति बुलाई। याद है ना, 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। ये आप लोगों को ज्यादा खोल के बताने की जरूरत नहीं है, ये वो 4 बौद्ध संगीतियां हैं जिसमें 3 पिटक ग्रंथ लिखे गए हैं। बात क्लियर कर दूं, पहली बौद्ध संगीति जिसने बुलाई अजातशत्रु ने, ताम्रपर्णी सप्तपर्णी गुफा में, कहाँ? राजगृह में, ठीक है। और उसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और उसमें लिखा गया विनय पिटक, और विनय पिटक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है उपाली, उपाली ने लिखा हो। और दूसरी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई जो हमारे सिलेबस से बाहर है? कालाशोक। कालाशोक ने उसे जहां बुलाया वैशाली, वैशाली में हुई। और सबकामी, सबक मीर जिसे आप कहते हो, जो उसका अध्यक्ष था, और उसमें लिखा गया सुत्त पिटक, जिसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। और दूसरी बात, उसको लिखने वाला था आनंद, सुत्त पिटक को लिखने वाला आनंद है। तीसरी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? अशोक के काल में। और उसके काल में उसका अध्यक्ष कौन बना? मोगली-पुत्तिस। और मोगली-पुत्तिस ने लिखा है अभिधम्म पिटक, ये याद रखना। चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? कनिष्क के काल में, कुंडलवन में। 2 बातें याद रखिएगा, उसमें तीनों पिटकों को जो पाली में लिखे गए थे
जोड़कर एक ग्रंथ बनाया, महाविभाषा शास्त्र, जिसने लिखा वसुमित्र ने। 2 लोग जुड़े हैं चौथी बौद्ध संगीति से, कनिष्क के दरबार का अश्वघोष, और एक जुड़ा हुआ है वसुमित्र जो अध्यक्ष था। उसने महाविभाषा शास्त्र पाली में नहीं लिखा, उसने उसे संस्कृत में लिखा। ये तो 4 बौद्ध संगीतियों की बात थी। लेकिन अजातशत्रु के बारे में एक विवाद ये है, कहते हैं पहले राजधानी थी मगध की गिरिव्रज। जब गिरिव्रज सुरक्षित नहीं रही तो कहाँ हो गई? वो वज्जी संघ से, हमेशा आक्रमणों से खतरे में रहती थी, तो कहाँ ले जाई गई? राजगृह। सवाल ये, राजगृह को किसने बना? कुछ लोग कहते हैं अजातशत्रु ने बनाया, और कुछ लोग कहते हैं उसके बाद उदयन ने बनाया, तो सॉरी बिंबिसार ने बनाया। तो इसलिए अब उत्तर ये है कि राजगृह का निर्माण अजातशत्रु के साथ जोड़ोगे, उसने उसका निर्माण किया। इस तरह से अजातशत्रु मरा। कहते हैं अजातशत्रु का झुकाव पहले जैन धर्म की ओर था, बाद में वो बौद्ध धर्म की ओर आ गया, और उसके मारने का काम भी, उसे भी मारा गया। किसके द्वारा? उसके बेटे के द्वारा, उदय भट्ट, जिसको आप उदयन के नाम से जानते हैं, जिसका मूल नाम है उदय भट्ट, जिसने उसे मारा। और यहाँ एक प्रश्न, केवल एक ही बात करूंगा, उदयन के काल में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना और राजधानी परिवर्तन। राजधानी कहाँ चली गई? पाटलिपुत्र, जो किन 2 नदियों के संगम पर थी? गंगा व सोन। इसीलिए इसके लिए विशाखदत्त ने एक शब्द पुकारा है, सुगांग, और इसी को पोलीब्रोथा कहता है मैंगस्थनीज। ये हम मौर्य काल में पढ़ने वाले हैं, ये ध्यान रखना। उदयन जब मरा तो उसके बाद उनके उत्तराधिकार का क्रम निश्चित करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको पेपर में ये नाम मिलते हैं, अनिरुद्ध, मुंडक, और एक नाम मिलता है नागदाशक, जिसके उल्लेखों में केवल इसी का नाम मिलता है, और वो इस नाम से मिलता है, दर्शक। आपसे पूछा जाए अंतिम कौन था, तो यहां तो मैंने लिख दिया 3 है, तो अंतिम ये अनिरुद्ध, मुंडक, नागदाशक, नाम भी वही याद रखना। तो ये इसका अंत जब होता है 412। ये आपके हरियंक वंश की कहानी है, शिशुनाग नहीं पढ़ना। बात जोड़ दो, इसको मारने का काम इसी के एक मंत्री ने किया, अमात्य ने किया, जिसका नाम था शिशुनाग। उसने इसे मार दिया, एक नया वंश चल पड़ा, शिशुनाग वंश। उसके अगले राजा ने राजधानी बनाई वैशाली और कालाशोक, वहां उसने दूसरी बौद्ध संगीति बुलाई। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक ने कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में। और याद रहे, चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बिखर गया, हीनयान और महायान। और ये भी याद रहे, आगे चलकर महायान भी 2 भागों में बंटा, जिसका नाम है विज्ञानवाद और योगाचार, जिसको आप माध्यमिक भी कहते हो। और उसका प्रवर्तक है नागार्जुन, जिसने एक पुस्तक लिखी है प्रज्ञा पारमिता सूत्र, और एक कहे मैत्रेयनाथ, जिसने इसको शुरू किया। ये तो बहुत आगे की बात हो जाती है, लेकिन अभी फिलहाल इतनी बात। ये मगध साम्राज्य का उत्कर्ष दोबारा दोहरा दूं, जिनके काल में ये बात चलती है। हरियंक वंश के राजा कितने पढ़ने हैं? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदय भट्ट या उदयन, और उसके बाद अनिरुद्ध, मुंडक और नागदाशक। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदाशक तो 3 इकट्ठे ही पढ़ने हैं एक साथ ही। पहला बिंबिसार, उसके विवाह याद रखने, वैशाली, कौशल, मध्य प्रदेश, चेलना, कौशल देवी, खेमा। एक लाइन रह गई, उसने एक व्यक्ति को मित्र बनाने के लिए अवंती के राजा प्रधोत के यहाँ अपने बड़े जीवक नाम के राजवैद्य को पांडु रोग से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा करने के लिए भेजा था। इससे पता चलता है कि वो उसका मित्र था। अभी हमने बात की गांधार देश के राजा तक्षशिला के पास जिसका राज्य था पुष्कर सारी पुक्कु साती, उसने भी एक दूत मंडल किसके दरबार में भेजा था? बिंबिसार के। इसका मतलब बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जिस नीति को अपनाया वो मित्रता की नीति थी, वैवाहिक संबंधों की नीति थी। लेकिन अपने दूसरे पड़ाव में उसने एक को जीत कर भी अपने साम्राज्य में मिलाया। अंग कहाँ था? पूर्व में। चंपा नदी उन्हें अलग करती थी, और इसीलिए अंग को जीतने के बाद उसने पुराना वैमनस्य चुका दिया, और वहाँ के गांव की पूरी आमदनी सोनदंड नामक एक ब्राह्मण को दान में दे दी। बौद्ध धर्म बुद्ध का समकालीन था। जब बुद्ध पैदा हुए तो बिंबिसार राजा था, बुद्ध के समान आयु का प्रसेनजीत था। और जिसके काल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ वो अजातशत्रु था। 8वें वर्ष उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। दूसरे व्यक्ति महावीर स्वामी, और तीसरे व्यक्ति हैं मक्खली पुत्र घोषा। ये याद रखना। तो ये इन लोगों की कहानी थी। समय तो अभी है 15-20 मिनट, लेकिन महात्मा बुद्ध को पढ़ाना है बस।
प्रथोत, अवंती के राजा प्रथोत।